नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। इंडस्ट्रियल लॉ के फ्रेमवर्क में ये एक्ट एक बैकबोन की तरह है जो वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होने, अपने राइट्स के लिए लड़ने और एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशन करने का हक देता है। तो इस वीडियो में हम ट्रेड यूनियंस के डेवलपमेंट से लेकर उनके लीगल राइट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कलेक्टिव बार्गेनिंग तक सब कुछ डीप में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अर्ली फेज पहली ट्रेड यूनियंस इंडिया में 19th सेंचुरी के एंड में बनी थी, जैसे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, मद्रास लेबर यूनियन 1918 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। जरूरत क्यों पड़ी? कम मजदूरी, लंबी वर्किंग आवर्स, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ब्रिटिश रूल के दौरान वर्कर्स का ऑपरेशन हुआ। इंडिपेंडेंस मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर काफ़ी यूनियंस ने पॉलिटिकल सपोर्ट भी लिया। ये बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी से ह्यूम पता चलता है कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 आखिर क्यों लाया गया। 2. डेफिनेशंस अंडर ट्रेड यूनियंस एक्ट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं जो इस एक्ट के सेक्शन 2 में मिलती है। ट्रेड यूनियन सेक्शन 2H एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स जो अपने म्यूचुअल रिलेशंस को रेगुलेट करना चाहती हो, टेम्पररी या परमानेंट दोनों हो सकती है। ट्रेड डिस्प्यूट सेक्शन 2G एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच का कोई भी डिसएग्रीमेंट, चाहे वो सैलरी हो, वर्किंग कंडीशंस हो या जॉब सिक्योरिटी। ऑफिस बेरर सेक्शन 2D जो ट्रेड यूनियन के अफेयर्स को मैनेज करता है, इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स शामिल होते हैं। रजिस्ट्रार सेक्शन 2E गवर्नमेंट ऑफिसर जो यूनियन रजिस्ट्रेशन और रूल्स को एनफोर्स करता है। 3. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। रजिस्ट्रेशन से ही एक ट्रेड यूनियन को लीगल स्टेटस मिलता है। अब देखते हैं कैसे एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर होती है। रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम 7 लॉग चाहिए एप्लीकेशन के लिए, या तो 10% या 100 एम्प्लॉयज। जो कम हो, मेंबर्स होने चाहिए। एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स का कॉपी, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ऑफिस बेयरर्स की लिस्ट, ऑफिस एड्रेस। रजिस्ट्रार का रोल वो वेरीफाई करता है सब डॉक्यूमेंट्स। अगर सब कुछ सही है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है तो सर्टिफिकेट इशू करता है। ये एक प्रूफ होता है कि यूनियन लीगली एग्जिस्ट करती है। अपील। अगर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाए तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। 4. राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। एक बार यूनियन रजिस्टर हो जाए तो उसके कुछ राइट्स और कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। राइट्स प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, लीगल केसेस लड़ सकती है, फंड रेज कर सकती है, थ्रू सब्सक्रिप्शन, स्ट्राइक या नेगोशिएशन में लीगली पार्टिसिपेट कर सकती है। लीगल इम्यूनिटी सेक्शन 17 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस से इम्यूनिटी अगर ट्रेड यूनियन एक्टिविटी के लिए हो। सेक्शन 18 सिविल सूट से प्रोटेक्शन, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉफुल प्रोटेस्ट के दौरान हुआ हो। लायबिलिटीज प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एनुअल ऑडिट और रिटर्न फाइल करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना। 5. कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन का सबसे पावरफुल टूल है कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच टॉक्स, जैसे सैलरी, बोनस, लीव्स, टाइमिंग, डिसिप्लिन, सेफ्टी इश्यूज। टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, वेज और बेनिफिट पे डील। इंटीग्रेटिव दोनों पार्टी का फायदा, ई.जी. बेटर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेस्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे सैलरी कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में ये प्रोसेस लीगली गारंटीड नहीं है, पर आईडी एक्ट और कोर्ट्स ने आईएससी रिकग्नाइज किया है। 6. रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना और रिकग्नाइज करना दो अलग बातें हैं। रिकॉग्निशन का मतलब एम्प्लॉयर ऑफिशियली अस यूनियन को एक्सेप्ट करता है, नेगोशिएशन राइट्स देता है। प्रॉब्लम
ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में रिकॉग्निशन का कोई क्लियर रूल नहीं है। सॉल्यूशंस, महाराष्ट्र में एमआरटीयू एम्प पल्प एक्ट में रिकॉग्निशन के रूल्स है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी यूनियन को रिकॉग्नाइज करने की बात कही है। 7 मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस, इंडिया में हर फैक्ट्री में मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होती है। इसका इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इफेक्ट्स, rivalry, weak bargaining power, confusion among workers, inter-union politics. Solutions, majority union को recognize करने का law, फेडरेशन फॉर्म करना, one union one industry approach promote करना। 8 रोल ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्रेड यूनियंस। आउटसाइडर्स का मतलब ऐसे लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते लेकिन यूनियन के लीडर या ऑफिस बेयरर होते हैं। लीगल प्रोविजन, सेक्शन 22, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं किया जाता। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 50% तक आउटसाइडर्स अलाउड है। प्रोज, लीगल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट हेल्प करते हैं, वर्कर्स को गाइडेंस मिलती है। कॉन्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वर्कर्स के असली इश्यूज साइड में हो जाते हैं। मिसयूज ऑफ पावर। 9 रोल ऑफ जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी ने ट्रेड यूनियंस के राइट्स और पावर्स को प्रोटेक्ट किया है। नोटेबल केसेस, 1 IBR v ONIT 1962, यूनियन का फॉर्म होना आर्टिकल 19 का पार्ट है लेकिन रिकॉग्निशन राइट नहीं है। 2 रोहतास इंडस्ट्रीज v ब्रिजनंदन 1966, ट्रेड यूनियन के फ्रीडम को आर्टिकल 19 में प्रोटेक्ट किया गया। 3 DTC मजदूर कांग्रेस 1991, रिकग्नाइज्ड यूनियन का रोल इंडस्ट्रियल पीस में क्रूशल है। 10 सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स, यूनियन रिकॉग्निशन को लॉ में इंक्लूड करना, मल्टीप्लिसिटी कंट्रोल करना, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंश्योर करना, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिस बेयरर्स, नेशनल लेवल यूनिफॉर्म गाइडलाइंस। कंक्लूजन, दोस्तों, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक मूवमेंट का लीगल फेस है। इसने वर्कर्स को एक आइडेंटिटी दी, एक वॉइस दी। आज भी इस एक्ट में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे रिकॉग्निशन का लीगल राइट, मल्टीप्लिसिटी कंट्रोल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकना। एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन सिस्टम सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं, एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पीस से ही डेवलपमेंट होता है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसमें आपको मिलेगा एक क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ सैलरी लॉज इन इंडिया। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।